नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में हमेशा से ही उठापटक चलती रही है और इस समय तालिबान वापस वहां पर सत्ता में आ गया है और भारत को क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश कुमार जी हर्ष। सुरेश जी, हम आपका स्वागत करते हैं। बिल्कुल श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने एक ज्वलंत मुद्दा जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन उससे भारत का सीधा कह सकते हैं संबंध है, और आपने ये उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ सरहदी इलाके के रक्षा विशेषज्ञ, अब हम बात करें कि जो जैसलमेर है बिल्कुल सरहद पर है और जब भी अंतर्राष्ट्रीय उठापटक होती है तो जैसलमेर सीधा प्रभावित होता है, तो इसी के जानकार हमारे साथ हैं राजेंद्र कुमार अवस्थी जी। अवस्थी जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल जैसलमेर की गलियां पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्यामवीर सिंह जी। और बहुत अच्छा मुद्दा आज का ये ज्वलंत मुद्दा है, तो इस पे हम काफ़ी अच्छी चर्चा कर पाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। और भारत को क्या लाभ क्या हानियां हैं इससे, उस पर भी हम बात करते हैं। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, तो आवश्यकता है कि ये पूरे भारत के हर जनमानस तक अपनी बात जो है वो पहुँचे और लोगों को इसके बारे में समझ में आए, क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक है। हम सीमा पे रह रहे हैं तो इसका सीधा साधा असर सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ता है, तो इसलिए ये बहुत आवश्यक बात है कि आज इस पर चर्चा हो। तो आपका पुनः धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने इस मुद्दे को उठाया। पहला प्रश्न ये उठता है कि भारत किस प्रकार से तालिबानी शासन से प्रभावित हो सकता है। देखिए, भारत की अपनी समस्याएं हैं और भारत का जो सरहदी इलाका है पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान के बहुत ही करीब पीओके का हमारा इलाका है, वो अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ है। और अगर भारत पीओके ले लेता है तो भारत सीधा अफ़गानिस्तान से जुड़ जाएगा। तो पहला प्रश्न यही है कि तालिबान क्या कश्मीर में दखल कर सकता है भविष्य में, क्योंकि आप इस सरहदी इलाके के जानकार हो। पहला प्रश्न मैं आपसे ही करता हूं कि भविष्य में कश्मीर पर तालिबान की क्या नीति हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कश्मीर हमारा भी सिर्फ भारत का मुद्दा है। इसमें पाकिस्तान को भी किसी भी प्रकार की दखलंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को जानबूझ करके राजनीतिक कारणों से इसमें सम्मिलित करके और इसे एक विवाद का रूप दिया, जो कि हमारा भाल है, हमारा मस्तक है भारत का, उसे इस तरह से इन्होंने विवादित किया है। और उसके पश्चात आज़ादी के इतने वर्षों तक कश्मीर में कई प्रकार की घटनाएं होती रही हैं, वो सब लोग जानते हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आज वर्तमान में जो स्थिति है उस स्थिति पे ही हम चर्चा करें कि आपने जो प्रश्न किया है कि भाई क्या भविष्य में तालिबान इस पर कोई भी तरीके की पीओके पे कोई भी तरीके की कोई बात कर सकते हैं, तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज वर्तमान की हमारी जो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने संसद में ताल ठोक के कहा है कि वो पीओके नहीं है, वो भारत का ही भाग है, भारत का ही हिस्सा है और हम उसे किसी भी कीमत पर लेकर के रहेंगे। उसे कोई हमसे जुदा नहीं रख सकता लंबे समय के लिए। और दूसरी बात कि अभी जो वर्तमान हालात पैदा हुए हैं, तो भारत ने अफ़गानिस्तान की मदद शुरू से की है, क्योंकि भारत हमेशा शांति की बात चाहता है। भारत ने हमेशा अहिंसा परमो धर्म का निभाया है। लेकिन मैं एक बात आपको रोकना चाहूँगा। मेरा सीधा सा प्रश्न ये है कि तालिबान की कितनी संभावना है कि वो पीओके, जब भारत मान लो पीओके लेना चाहेगा तो उस समय उसकी स्थिति क्या होगी? क्या पाकिस्तान का साथ देगा, या जिस प्रकार से अभी तटस्थ है भारत, क्या तालिबान तटस्थ रहेगा या पाकिस्तान का साथ दे सकता है? कितनी संभावना है देने की? देखिए, हम इस बारे में तो नहीं कह सकते कि तालिबान किसके साथ रहेगा, क्योंकि तालिबान का जन्म ही अवैध धन के ऊपर हुआ है। तालिबान कोई बना बनाया नहीं है, तालिबान को पैदा किया गया है। आप खुद देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से तालिबान को कहाँ से किस प्रकार के देशों का समर्थन मिला, कैसे किसी के समर्थन दिए हुए देश पे उसने अटैक किया। उसके बाद तालिबान को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने देखिए क्या किया। और आज स्थिति क्या है? आज तालिबान अमेरिका के सैनिकों को कुछ भी नहीं कह रहा है। उसने अफ़गानिस्तान में अपनी सत्ता पे पकड़ मजबूत बनाई है और उसने वहाँ के राष्ट्रपति को भागने पे, देश छोड़ने पे मजबूर किया। अच्छा, एक मिनट रोकना चाहूँगा आपसे, 1 मिनट रोकना चाहूँगा आपको।
तालिबान आप कह रहे हैं कि ये अभी हम कह नहीं सकते कि तालिबान कश्मीर में दखल दे सकता है या नहीं। मैं सुरेश जी आपसे जानना चाहता हूँ कि कितनी संभावना है कि कश्मीर के मामले में तालिबान भविष्य में दखल दे, तो ये संभावना कहीं नज़र आ रही दूर दूर तक? श्याम जी, आपने जो बात की कि तालिबान कश्मीर में दखल दे, वैसे देखा जाए तो हम अगर थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो यह जो अफ़गानिस्तान है और उससे जो जुड़ा हुआ हमारा JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, ये हमेशा से इसका इतिहास उठा के देखो तो ये हमेशा कहीं ना कहीं उत्तर से आने वाले योद्धाओं के लिए हमेशा संघर्षशील रहा है। और दूसरे में दुनिया के अंदर दो पद्धतियाँ चलती है, एक चलता है उन्माद, एक चलती है नैतिकता, नियम, कानून कायदे। कानून कायदे के ऊपर जो भी देश चलेगा उसकी दौड़ लंबी होगी। ये उन्मादी लोग हैं। अगर इसका आप उदाहरण देखना चाहें तो आप बगदादी को देख लें, जो उसने पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। और अगर जर्मनी का भी देख लें, एक बहुत वर्ल्ड वार हुआ था, उसने अनुशासन छोड़ के कुछ समय के लिए एक उन्माद किया था। तो मेरा ऐसा मानना है, कश्मीर को छोड़िए, यह तालिबान ज़्यादा लंबे समय तक रुकने वाला नहीं है। और इस पर बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एक विचार मंच अभी आज UN में चल रही है इसकी चर्चा। तो इसमें भारत की भागीदारी यही रहेगी कि भारत ने खुला कह दिया है कि आप हमसे दूर रहो, और भारत से दूर रहने में ही तालिबान का फ़ायदा है। और तालिबान ये भी जानता है अगर दुनिया में कोई भी देश अगर अफ़गानिस्तान को सीधे रास्ते पे ला सकता है तो वह शायद भारत ही है। अच्छा, मैं बिल्कुल सही बात कही आपने कि भारत अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर सकता है, इतनी ताकत है भारत के पास। सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस प्रकार से तालिबान अमेरिकी सैनिकों की विदाई के बाद में, यानी उनके स्वदेश लौटने के बाद जिस तेज़ी से अफ़गानिस्तान में कब्जा हुआ है, कहीं ना कहीं शंका पैदा करता है। और शंका यह है कि चाइना, रसिया और पाकिस्तान तीनों देशों ने मिलकर के मदद की है, भरपूर मदद की है, और जो है अफ़गानिस्तान की सत्ता में तालिबान को लाने के लिए। तो यहीं पर शंका की सुई घूमती है कि चाइना को क्या फ़ायदा है तालिबान के आने से। पाकिस्तान को तो दिखता है उनकी वर्षों पुरानी दोस्ती है, तो क्योंकि चाइना का POK से होकर जो उनका प्रोजेक्ट है, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कहीं समझौता तो नहीं हुआ है कि आप POK की रक्षा करने में मदद करेंगे, भारत के पास POK नहीं जाना। शंका यही उत्पन्न हो रही है। रसिया ने किस लिए साथ दिया है तालिबान का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि वो रसिया जो है अमेरिका से पुराना बदला लेना चाहता था। जब रसिया अफ़गानिस्तान के अंदर था तो रसिया को निकालने के लिए अमेरिका ने तालिबान को खड़ा किया था। अब रसिया ने पुनः तालिबान की मदद करके अमेरिका को अफ़गानिस्तान से बाहर खदेड़ दिया है। तो अब चाइना और पाकिस्तान ने जो मदद की है तालिबान की, तो कहीं ना कहीं समझौता तो नहीं है कि आप फ्यूचर में भारत हमारे ऊपर कुछ करता है तो हमारी मदद कर सकते, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, वस्तु स्थिति आप खुद देख सकते हैं। पिछले 20 वर्ष का जो इतिहास रहा है तालिबान का, उसमें तालिबान को लगभग समाप्त सा कर दिया गया था, क्योंकि वो जैसा रजी ने कहा, उन्मादी कभी लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, सत्यवाद है। राक्षसी प्रवृत्तियां जो होगी वो तो समाप्त होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो चाइना की बात है, क्योंकि आज विश्व स्तर पे अगर कोई लड़ाई है तो वो तेल और हथियार की लड़ाई है। वो आप स्वयं इस चीज़ को सारे लोग समझदार हैं। अब चाइना जो है वो स्वयं को सर्वे सर्वा घोषित करने के लिए उसने कई प्रकार के षड्यंत्र पहले भी किए हैं, अभी भी किए हैं। आप देख सकते हैं कोरोना में चाइना की कितनी बदनामी हुई, किरकिरी हुई है कि चाइना ने जो है पूरे विश्व को मौत के मुंह पे ला करके खड़ा कर दिया। तो आज भी कोरोना खतरा टला नहीं है। तो ऐसा ही चाइना नहीं चाहता कि भारत जो है वो POK ले, क्योंकि वहाँ से उसने अपने विभिन्न प्रोजेक्ट जो है वो चालू किए हैं। जो अभी पाकिस्तान अधिकृत जो भाग है कश्मीर का, उसमें कई सारे प्रोजेक्ट उसने चालू किया। और चूँकि पाकिस्तान की तो हम बात ही नहीं करें, क्योंकि पाकिस्तान तो भूखा नंगा देश है, सीधी सी बात है। वो लोगों के दूसरे देशों की दया पे पलने वाला देश है, इसलिए उसको तो किसी न किसी की पूंछ पकड़नी ही पड़ेगी। तो उसने अमेरिका को पकड़ा, रशिया को पकड़ा या किसी और को पकड़ा, तो अब चाइना को पकड़ लिया है, क्योंकि उसका पेट दया पे ही चल रहा है, भीख पे ही चल रहा है। ये क्लियर चीज़ है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उस स्थिति में अब चाइना जो है ये कोशिश करेगा कि किसी न किसी प्रकार से भारत को पाक अधिकृत कश्मीर का जो भाग है, हमारा जो भारत का भाग है, उसको लेने से रोका जाए। क्योंकि अगर भारत ने वो ले लिया तो फिर चाइना को भारत के साथ संधि करनी पड़ेगी। उन क्षेत्रों में अपने जो उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर्स जो इन्वेस्टमेंट उसमें किया है,
उसको बचाने के लिए फिर चाइना को भारत के साथ संधि करनी पड़ेगी, और भारत के साथ जो संधि होगी तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियम हैं हमारे, उनके आधार पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए चाइना यही कोशिश करेगा कि तालिबान को किसी न किसी प्रकार से उकसा करके, और हमारा जो ये भाग है इसमें कुछ न कुछ ऐसी कोई ना कोई ऐसी हरकत चलती रहे जिससे कि ये मुद्दा जो है वो फिर से गर्म रहे और भारत उस पर एकदम से कोई ऐसी कार्रवाई ना कर पाए। तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि ये चाइना ऐसा कुछ ना कुछ करेगा। अब चूंकि भारत और रूस के जो संबंध हैं तो बरसों से मित्रता के संबंध रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें रशिया जो है वो चाइना का सहयोग ना करे, तालिबान का ना करे, तो भारत का भी नहीं करेगा। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसको पता है कि आज रूस को किस स्थिति में ला करके खड़ा किया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अमेरिका रूस की लड़ाई जग जाहिर रही है, तो उस अवस्था में रूस हो सकता है हमारा सहयोग ना करे, तो ऐसी भी स्थितियां पैदा हो सकती है। इसलिए भारत को कई प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हैं, और चूंकि विशेषज्ञ तो बहुत भारत के पास में आला दर्जे के हैं, वो तो इन पे कभी से ही उन्होंने जो इनपुट्स आए शुरुआती, तो उन पे ही शुरू से काम शुरू कर दिया होगा। ऐसा अच्छा, एक मैं बात सुरेश जी आपसे जानना चाहता हूँ, भारत अफ़गानिस्तान में दखल कर सकता था जब अमेरिका ने ऑफ़र दिया था कि भारत अपनी सेनाएं अफ़गानिस्तान में भेजकर जो कर सकता। क्यों? भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे वहाँ पर, भारत ने वहाँ की संसद बनवाई और जो भी मदद कर सकता था भारत वहाँ पर निरंतर कर रहा था, लेकिन भारत ने रिजेक्ट कर दिया कि हम अपनी आर्मी वहाँ पर नहीं भेज सकते हैं। तो भारत उस युद्ध के मैदान में, अफ़गानिस्तान आज दुनिया के लिए एक युद्ध का ये मैदान या कहीं एक प्रयोग बन चुका है कि हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। भारत अपने प्रयोग वहाँ पर लेकर के क्यों नहीं गया, क्यों आर्मी नहीं भेजी? आपको क्या लगता है भारत क्यों बचना चाहता है अफ़गानिस्तान में उलझने से? श्याम जी, देखो कि भारत कहीं भी बचने की बात नहीं है, ना ही भारत कमज़ोर है, लेकिन भारत एक चीज़ भारत को भी देखनी है और पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया में 3 तरह के फैक्टर चलते हैं, एक मोमडन्स और एक क्रिश्चियन चलता है, और एक छोटा सा, बिल्कुल हम कह सकते हैं एक छोटा सा वर्ग वो हिंदू चलता है। हिंदू प्रत्येक धर्म में बराबर समानता का विश्वास करता है, लेकिन जो ये जो अभी तालिबान में जो चल रहा है इसका मूल वजह यही है कि ये सब एक ही धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए तालिबान जो आया है और तालिबान जो गया था वो एक पैसे के लालच पे गया था। अगर आया है तो अपने ही लोगों के माध्यम से आया है, और ये जाएगा तो फिर लालच की वजह से ही जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र को हम अगर किसी दूसरे नज़रिए से देखें तो मेरे हिसाब से यह उचित नहीं है। और भारत जब भी चाहेगा, अगर अंतर्राष्ट्रीय ऐसा कोई समझौता होता है कि भारतीय सेना को वहाँ भेजना पड़े, तो शायद भारत तो इसे 24 घंटे में ही सीधा कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक यह विशेष धर्म की बात है, तो वहाँ लोग, तालिबान भी वही है और पहले वाले जो गनी साहब थे वो भी वही थे। इसलिए इसका तो मामला इनके खुद के स्तर का है, अपने आप ही यह सुलझ जाएगा। जैसे मैंने पूर्व में कहा है कि बगदादी का मामला था, अमेरिका ज़रूर आया था, उसका अपना फ़ायदा था और वो चला गया है। तो इस तरह का ये अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट है, जब तक कोई चीज़ का विघटन नहीं होगा इसलिए नवनिर्माण पुनर्निर्माण नहीं होगा। तो यह एक बहुत ही बढ़िया कदम हुआ है तालिबान का आना। मेरे नज़रिए से इस क्षेत्र में हलचल मचेगी, इसमें रशिया को भी सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान बहुत नीचे लेवल पे चला जाएगा, और चाइना को भारत से टकराने के लिए अगर इस माध्यम से आता है तो बहुत बड़ी थप्पड़ खा लेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखाया कि भारत चाहे तो 24 घंटे में अफ़गानिस्तान को जो है सीधा कर सकता है, तालिबान को सीधा कर सकता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा, वहाँ नहीं उलझना चाह रहा है। एक अब मैं अपने जैसलमेर क्षेत्र पर आता हूँ, क्योंकि जैसलमेर पाकिस्तान की सरहद से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और जब जब युद्ध जैसी स्थिति हुई है तो जैसलमेर बहुत प्रभावित हुआ है, चाहे 1972 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, कभी भी। और अब जब कि सीमा पर तनाव रहेगा तो कहीं ना कहीं जैसलमेर के आसपास सीमा पर भी तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि डर यही है कि तालिबान या अफ़गानिस्तान कहीं आतंकवादियों का शहगार नहीं बन जाए, वहाँ पर आतंकवादियों पैदा होने शुरू ना हो जाएं। बस डर सबसे ज़्यादा भारत के लिए यही है, और भारत चाहेगा कि तालिबान से यही रहेगा कि आतंकवादी पैदा करो लेकिन भारत के खिलाफ़ पैदा मत करो, क्योंकि तालिबानी शासन ऐसा है कि मुस्लिम शासन यानी मदरसे वगैरह सारे, मतलब महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी तालिबान से, और अभी भी महिलाएं चीख रही हैं कि वो ऐसा अनैतिक कार्य करते हैं, किसी भी जवान लड़की को उठा के लेके चले जाते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती शादी कर लेते हैं,
यानी तालिबान का शासन या बुरके में ढक देते हैं। ऐसे कई अनैतिक कार्य तालिबान ने पूर्व 20 साल किए थे। और जो औरतें बिना हिजाब के निकलती हैं उनको कोड़े मारना, सजाएं देना, ये सब चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता है आम नागरिक की वो ख़त्म होती है तालिबान के कारण। तालिबान इसीलिए पूर्व में भी वहाँ के नागरिकों ने विरोध किया था। जो पढ़े लिखे हैं, जो एडवांस लोग हैं, वो किसी भी हालत में तालिबान को नहीं चाहते हैं। तालिबान को रूढ़िवादी लोग और जो इस्लामिक लोग हैं, कट्टरपंथी हैं, वही चाहते हैं। तो भारत अभी ये देख रहा है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ वहाँ पर हैं तब तक भारत वहाँ पर दखल नहीं देगा। रसिया और जब अमेरिका बिल्कुल थक चुके होंगे, बिल्कुल भी वहाँ पर कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा, भारत उस समय वहाँ पर दखलंदाजी करके अफ़गानिस्तान में मदद भी करेगा। और हो सकता है कि वहाँ के ऐसी सरकार स्थापित करने में वहाँ पर मदद भी कर सकता है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय या वहाँ के जनमानस के हिसाब से वहाँ पर सरकार चल सके, लोकतंत्र के हिसाब से चल सके। जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर लोकतंत्र सरकार नहीं होगी तब तक अफ़गानिस्तान एक युद्ध का मैदान बना रहेगा, यही संभावना है। आखिरी के मैं कमेंट्स आपसे अवस्थी जी एक चाहूँगा कि कितनी संभावना लग रही है, कितने दिन तक रह सकता है तालिबानी शासन? देखिए, अब ये तो कैसे कह सकते हैं, पिछली बार भी आपने देखा होगा किस प्रकार से तालिबान को वहाँ लगाया गया और कैसे तालिबान ने वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। लेकिन जैसा हरस जी ने बताया कि जिस प्रकार से ISIS का खात्मा हुआ है, तो किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक उन्मादी बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, वो निश्चित तौर पे जाएगा। और रही बात जैसलमेर के बॉर्डर की, तो आप निश्चिंत रहिए, आज तक जिसने भी जैसलमेर बॉर्डर की तरफ कदम बढ़ाया है उसने मुंह की खाई है। वो आप चाहे 47 से पहले की ले लो, 47 के बाद की ले लो, अगर किसी ने जैसलमेर की सीमा की तरफ, भारत की सीमा की तरफ आंख उठा करके भी देखा, निश्चित तौर पे वो मुंह की क्या खाएगा, इस बार तो समाप्त हो जाएगा नक्शे से। ये आप बिल्कुल लिख करके ले लीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद पे भारत ने कभी भी समझौता नहीं किया है। ये भारत है, ये लोकतांत्रिक देश है, सबका देश है। लेकिन जो भारत में रह कर के अगर तालिबान के, पाकिस्तान के शत्रुओं के गुण गाएगा, रोटी भारत की खा रहा है और गुण किसी और शत्रु के गा रहा है, तो निश्चित तौर पे वो मुंह की खाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। ये हम यहाँ पे बैठ करके आज इस बात को कह रहे हैं और किया है आज तक। बिल्कुल, आपने खुला संदेश उन लोगों को दे दिया है जो भारत में रह करके तालिबान के गुण गा रहे हैं या धार्मिक जो आधार पर जो सरकारें चला रहे हैं। भारत कतई कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि धार्मिक आधार पर सरकारें चलें, ना भारत में कभी चली हैं। सुरेश जी, आखिरी कमेंट्स आपसे चाहूँगा, कितनी संभावना है तालिबान के बने रहने की, कितने दिनों तक रह सकता है तालिबान? श्याम जी, आपने जो एक तालिबान की बात करी है कि ये कब तक रह सकता है, तो इसकी तो संभावना ऐसे जब तक पीछे से पैसा आता रहेगा और घर ठीक से चलता रहेगा तब तक घर व्यवस्थित रहेगा, और पीछे से पैसा आना बंद हो गया और इस बंदूक की नोक पर तो ज़्यादा समय तक चलना नहीं है। दूसरे में आपने एक बात की थी जैसलमेर और इसका सीमावर्ती, तो जैसलमेर के संबंध हमेशा अफ़गानिस्तान से बहुत अच्छे रहे हैं और जैसलमेर का ब्राह्मण समाज, उसके वहाँ पर कई द्वारे थे। और अगर जैसलमेर को छोड़ के हम भारत की बात करें तो भारत के इतिहास पूरा अफ़गानिस्तान से भी जुड़ा रहा है। तो शायद ये परिवर्तन जो है मुझे लगता है बहुत अच्छा हो रहा है और यह भारत के बहुत अच्छे भविष्य की शुभकामनाओं के संकेत हैं। हो सकता है वो महाभारत काल, वो गांधारी, वो अपना काल आ जाए। तो ये जो भी हो रहा है, अति जब होता है तो उसका तो फिर आपको पता ही है अति के बाद में क्या होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इंतज़ार करें, उसी में सब दृश्य पटल खुल जाएगा, ये बादल छंट जाएंगे। और भारत तो मजबूत रहा है, 800 साल कई आकर के चले गए, अंग्रेज़ कई आकर के चले गए, भारत वहीं का वहीं है। हम इसको निपट लेंगे, थोड़ा इस पिक्चर को थोड़ा चलने दो। और शायद मैं यही देखता हूँ कि अफ़गानिस्तान का थोड़ा जो भी उन्मादी लोग हैं इनका आपस में खात्मा होना भी ज़रूरी है। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही हमारी और हमने आज जाना कि अफ़गानिस्तान में हमारे जो भी विशेषज्ञ उनकी यही राय है कि भारत पे कुछ असर नहीं पड़ेगा और भारत महाशक्ति बन चुका है और किसी की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि भारत से उलझने की कोई कोशिश नहीं करेगा। तो तालिबान शासन भले ही करता रहे और
पाकिस्तान में भी एक धार्मिक सरकार ही है, वो तो नाम की चुनाव होते हैं वहाँ पर। तो जब वो पाकिस्तान इतना बड़ा विशाल देश कुछ नहीं बिगाड़ पाया भारत का और कोशिश करता रहता, आतंकवादियों को भेजता है, तो अफ़गानिस्तान में तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और कोई कमाई के साधन भी नहीं है। मात्र दूसरे के दिए हथियारों से भारत का कोई कुछ बिगाड़ ले ऐसी संभावना कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। भारतीय लोगों को तालिबान से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों का तो ऐसा मानना है कि हरियाणा की पुलिस ही काफ़ी है तालिबान के लिए। तो इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि भारत को कुछ नुकसान पहुंचा सके। तो पुनः मैं कह रहा हूं कि भारतीय लोगों को बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तालिबान भारत की तरफ देखता है तो भारत की इतनी क्षमताएं हैं, जब चाइना कुछ नहीं भारत से मतलब टक्कर ले सकता है, तो अफगानिस्तान तो क्या चीज़ है। हमारा विदेश मंत्री भारत में जाकर के और हमारे हवाई जहाज पे बैठे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लेके आता है, इतनी ताकत है। अभी आपने देखा होगा ना, ISIS के गढ़ में भी हमारे भारत के विदेश मंत्री गए हैं, रक्षा मंत्री, और उन्होंने भारतीयों के साथ साथ दूसरे देशों के नागरिकों को भी निकाला है वहां से। आप क्या बात, चलिए दिल गुर्दा बहुत मजबूत है भारत का। तो निश्चिंत रहिएगा दोस्तों। तो ये हमारी आज की चर्चा है, हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद सभी का।